दमन का वो काला सच जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार कुछ महीनों से देख रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, दमन के अंदर जमीन विवाद मामले में किस तरीके से सरकारी अधिकारियों के द्वारा सच का दमन किया जा रहा है और लगातार इस पर कुंदन पार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और शासन प्रशासन से एक ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि गलत का साथ ना देकर कानून सही का साथ देगा और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको न्याय दिलाएगा। नमस्कार, जय सालासर, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। एक बार फिर हम अपने स्टूडियो में आ पहुंचे हैं और हमारे बीच में, जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि जिस तरीके से करोड़ों की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और उनके साथ में मिले जुले लोग। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी तक की पूरी घटना सामने आई है उसमें एक ही बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों की पूरी इसमें सह भी है और मिले हुए भी है। यानी कि अगर साफ और शुद्ध भाषा में बात की जाए तो 420 को बढ़ावा देने में कानून, शासन प्रशासन सभी की सहमति दी गई है। खबर अब ये पहुंच चुकी है राष्ट्रपति भवन तक और राष्ट्रपति भवन से कुंदन पार के पास कॉल भी आया, मैसेज भी आए और इनसे क्या पूछा है इसके बारे में इनसे जानते हैं। मैं कुंदन पार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने करीब 2 साल से ये मामला चल रहा है और हमने एफआईआर रजिस्टर कर दिया। तो वो जो आरोपी है दीपेश टंडन और महेश टंडन, फिर भी उन्होंने हमारे बिल्डिंग में कब्जा किया कि एसडीएम में केस चल रहा है, फिर भी कब्जा किया। और एसडीएम में मोहित मिश्रा ने उनको बोला था कि आपको पोजीशन दिखाना, वो पोजीशन दिखा नहीं पाए। और फिर राहुल देव बुरा जो एसडीएम थे दमन के, उनके अंडर में जो केस चला, हेयरिंग चली, तो उसमें जब एसडीएम के में केस चला फिर भी उन्होंने कब्जा दिला। हमने बार बार बताया, राहुल देव बुरा को बताया, फिर भी उसने एक्शन नहीं लिया और उन्होंने कब्जा करके हमको हैरेसमेंट कर रहा है। हमारा पानी कट कर दिया, हमारा बिल्डिंग का गटर लाइन चौकअप कर दिया, हमारा बिजली कट कर दिया और इस तरह से हमको परेशान कर रहा है। तो हमने फिर बाद में राष्ट्रपति को लेटर लिख दिया। तो राष्ट्रपति को लेटर लिखा तो वहाँ से हमको मेल भी आया, प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी को भी मेल गया और वहाँ से आशीष गवर्नमेंट अधिकारी आशीष मोहन को मिलने को भी मेल गया था और हम उनसे मिलने भी गए। तो आशीष मोहन ने ये कहा कि भाई वहाँ से तो हमको भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मैं पुलिस से बात करता हूँ। और पुलिस से बात किया तो पुलिस ने कुछ किया नहीं। हमने फिर उनको भी लेटर लिखा, एसपी अमित शर्मा जी हैं, उनको हमने लेटर लिखा और फिर हमने कोर्ट को भी एक कंप्लेंट कर दिया जहाँ पे बिल झूठा और सैलरी झूठा का हमारा केस चल रहा है। करीब उसको 1.5 साल हो गया। तो हमने क्या वहाँ पे भी कंप्लेंट कर दिया। अभी उसकी डेट थी अभी 19 तारीख को, ये जो गई 19 तारीख को थी। तब हमको 19 तारीख को ये पता चला कि हमने जो केस रजिस्टर किया था तो वो सामने वाली पार्टी को पेपर गया ही नहीं था। दमन में कोर्ट के अंदर से पेपर गया ही नहीं था। जब जज ने मुझे पूछा आपने सेट जमा किया था, मतलब सेट जमा किया था, 6 सेट जमा किया है। तो उन्होंने फिर अपने असिस्टेंट को पूछने ढूंढने के लिए बोला, तो उसने ढूंढा, 3 सेट मिला तो बोले 3 ही है। बोला नहीं, मैंने 6 सेट जमा किया, मेरे वकील ने जमा किया था और 6 सेट जमा किया था। तब उन्होंने वापस ढूंढा, तब 6 सेट मिला। फिर मैंने एप्लीकेशन जो दिया था, कंप्लेंट किया था कि आरोपी होकर हमको हमारे बिल्डिंग में कब्जा किया और दमन में हो रहा है, सरकारी अधिकारी हो रहा है सच पर दमन। तो उन्होंने कहा कि ये आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो साबित कर पाओगे बोला। तो उन्होंने बोला आप वकील करो। मैंने बोला मुझे वकील करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे वकील नहीं करना, मुझे वकील पे भरोसा, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे नहीं करना है करो, क्योंकि मुझे तो जो गलत चीज से मुझे हैरेसमेंट किया वो मुझे साबित करना है। तो अब उन्होंने बोला ठीक है, तो हम समन्स भेज देंगे। तो अभी उनको समन्स गया है, तो समझ गया ये और अगली डेट 15 तारीख को है। तो कहने मतलब कि ये जो कोर्ट से अगर पेपर नहीं गया, इसका मतलब ये बताए कितना बड़ा फ्रॉड है। पेपर जो आपने कोर्ट में जमा किए थे लगभग कितना समय? उसको 1.5 साल हो गया। समझ सकते हैं आप कि जब न्याय की बात होती है तो लोग न्यायपालिका यानी कि कोर्ट, जज के पास जाते हैं, लेकिन उसी जज के कटघरे में या उसी जज के कोर्ट के अंदर इस तरीके से 1.5 साल तक कुछ पेपर पड़े रहते हैं और उनको पता भी नहीं रहता। हालांकि जज को पता भी कैसे रहेगा, क्योंकि उन्होंने तारीख देखी,
पेपर देखे और उसके बाद रख दिए। जो वहाँ पर उनके लोग लगे रहते हैं, वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, उनको सूचना दी जाती है कि ये पेपर यहाँ से वहाँ पहुँचाने हैं। लेकिन अगर 1.5 साल तक इस तरीके के जो केस चलते हैं, और सबसे बड़ी बात एक बार फिर अपने दर्शकों को और देश को बता दूं कि एक छोटा सा मामला है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर जो पेपर है, अगर आपका घर है, आप जिस घर में रह रहे हो, या कोई और घर है, आपने उस घर को खरीदा है और आप बता रहे हो मेरा घर है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको दस्तावेज ही दिखाने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंडों का काम है, दस्तावेज निकाल कर आपको दिखा देने हैं, उसके बाद मैटर क्लोज हो जाता है। लेकिन सालों से ये केस चल रहा है, इसमें ना ही कानून कुछ कर पा रही है और ना ही कोर्ट। लेकिन सबसे बड़े शर्म की बात तो तब होती है जब कोर्ट में बैठा वो न्यायाधीश भी लाचार और कमजोर नजर आने लगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार इस तरीके के जो केस को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, वो कोई और पार्टी नहीं, आज की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी के अधिकारी जो दीपेश टंडन उनके द्वारा इस कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा देने के साथ साथ खुद वो इस कार्य में मिले हुए भी हैं। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। जैसे आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से बिल्डिंग के अंदर एक आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। पानी को पूरा बंद कर दिया जाता है, घरों के अंदर से पानी चूने लगता है और उन्हीं घरों के अंदर एक कमरे में करीब 5 से 6 हीटर जलाकर रख दिए जाते हैं। कई बार आपने देखा और सुना होगा कि ऐसी गतिविधि से ब्लास्ट होता है और पूरी बिल्डिंग ही धराशायी हो जाती है। उसके बावजूद भी ना कानून कुछ कर पा रहा है और ना ही प्रशासन। साथ ही साथ अब ये केस पहुंच चुका है राष्ट्रपति यानी कि सर्वोच्च न्यायपालिका के पास। कहते हैं कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। क्या राष्ट्रपति इस कार्य को सत्यता के साथ लोगों के सामने लेकर आ पाएगा? क्या राष्ट्रपति उन लोगों की मजबूरी समझ सकेगा, या फिर जिस तरीके से माहौल अभी तक दमन का चला है और जिस तरीके से सारे शासन प्रशासन सभी के सभी इसमें मिले हुए हैं, क्या इसका गला घोंट दिया जाएगा? ये तो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अभी तक जिस तरीके से चल रहा है वो देखकर तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं सच का दमन ही किया जा रहा है। दूसरा कुछ चीजें और भी हैं, जैसे अभी हाल ही में आपने बिहार के कुछ वीडियोस देखे होंगे जहां पर सिर्फ नौकरी मांगने के चक्कर में शिक्षार्थियों को इस कदर पीटा जा रहा है कि वो बेहोश तक हो जा रहे हैं, उनके कपड़े तक फट जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंटों को छोड़ो, जो लड़कियां हैं वहां पर स्टूडेंट, उनके साथ भी जो वहाँ के पुलिसकर्मी है मारपीट कर रहे हैं। कई वीडियो आपने देखे होंगे जहां पर हाथ पैर जोड़ते हुए वहां पर जो विद्यार्थी है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि देश के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है कि आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, आप अपनी हक की जो मांग है वो कर नहीं सकते। तो फिर ये एक तानाशाही समझ में आती है। यहाँ पर शासन प्रशासन अगर कुछ नहीं कर रहा और इस तरीके से लगातार देश के अंदर अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आती हैं, तो एक ही चीज समझ में आती है कि यहाँ पर राजनीति नहीं, तानाशाही नीति चल रही है। जब इस तरीके की घटना आपने जैसे अभी राष्ट्रपति तक आपने वो लेटर दिया हुआ भी है, तो वहां से आपके पास कोई जवाब आया? तो वहाँ से पुलिस इंक्वायरी हुई, हमको पुलिस वाले ने बुलाया, लेकिन उन्होंने हमारा स्टेटमेंट लिया नहीं। स्टेटमेंट के लिए पेपर निकाला, फोल्ड किया, लिखने के लिए स्टार्ट किया, लेकिन जब मैंने बोलने का स्टार्ट किया तो उन्होंने लिखा नहीं और मेरा साइन नहीं लिया, और उन्होंने कुछ इंक्वायरी की और फिर उन्होंने शायद वहाँ पे अपना जवाब भेज दिया होगा। तो वहाँ से मुझे फीडबैक के लिए वहाँ से कॉल आया, शिकायत विभाग से कॉल आया, तो मुझे फीडबैक के लिए कॉल आया, तो मैंने सब बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, पावर जिसके पास पावर है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके पास पैसा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो हम जैसों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस वाला ये भी बोला था कि एफआईआर फट गया है, लेकिन वो आरोपी नहीं है। तो मैंने बोला आरोपी कैसे? एफआईआर फट गया मतलब आरोपी ही हुआ। फिर ये भी बोला कि आतंकवादी गतिविधि की, तो आतंकवादी मत बोलो। मतलब मैं उनको आतंकवादी नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने आतंकवादी गतिविधि की है। क्योंकि रूम में 2-3 रूम में उन लोगों ने 4-5 हीटर 24 घंटा चालू रखा, और जब हमारा बिल्डिंग में हम सीढ़ी पे चढ़ते तो वो बिल्डिंग का रूम गरम गरम लगा, और उसके ऊपर ये जो हमारे बिल्डिंग में जो रहते हैं उनका किचन है, ऊपर गैस सिलेंडर वो सब रहते हैं। तो वो एक आतंकवादी गतिविधि है, तो हमको पता चला इसलिए, नहीं तो हमारा जान माल का नुकसान होता था। और हाँ, उधर वो बिल्डिंग में 2 ही फैमिली रहती है, रात को तो कोई रहता नहीं है। तो अगर कुछ होता था तो उसका जिम्मेदार कौन होता था? और हम जो आवाज करें उनका खात्मा हो जाए, यही उनका टारगेट था। बाकी और जब हमने न्यूज में दिया तो बाद में उन लोग ने वो जगह साफ कर दी। वो क्यों, ऐसा क्यों किया? और पुलिस वाले ने जब न्यूज में दिया, हमने पुलिस वाले को हमने भेजा भी, विशाल पटेल जो नरेंद्र मोदी के इंचार्ज हैं उनको भी भेजा था, और दूसरे जय पटेल है जो कड़े अभी तो साइली में, सिल्वा साइली में, उनको भी भेजा था। तो उन लोग ने ये इस मैटर को के पीछे इंक्वायरी क्यों नहीं किया?
मेरा ये कहना है कि 93 में जो बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब उधर जिन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए ट्रेनिंग ली थी, उसमें से एक आदमी का हृदय परिवर्तन हुआ था, और वो 2 दिन पहले जाके पुलिस स्टेशन में बोला था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो पुलिस वाले ने उसको सीरियसली लिया नहीं, और 2 दिन बाद सीरियल वाइज बॉम्ब ब्लास्ट हुए 93 के जो फेमस है बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो कहने का मतलब कि कोई गतिविधि होता, कोई अगर शिकायत करे और गतिविधि तो एक्शन लेना चाहिए, नहीं लिया। और ये जो अगर समझो हम ट्रेन में भी जाते तो जलन पदार्थ लेके जाए तो उसमें मना है। तो कहने का मतलब हमारे बिल्डिंग में ऐसा गतिविधि हुआ, तो हमने जब शिकायत किया तो या तो हम पे एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने एक्शन लिया नहीं। और जब ये राष्ट्रपति का आया तो मुझे पूछा गया तो मैंने सब बताया। फिर उन्होंने कुछ भेजा, फिर वहां से मुझे शिकायत विभाग से कॉल आया, तब मैंने सब बता दिया। तो ये अभी मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति के यहाँ से जो कॉल आया, तो मुझे विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। और फिर बाद में ये जो मामला है, ये पूरा मामला क्या है कि इसमें जो वकील लोग हैं, सीमा हंसराज, वो उसने उनके हमारे जो बाजू में जो शीला किरीटी रहती है, उनका केस उनके हाथ में था। अगर वो चित्रा राज गोदवानी को क्रॉस करती तो उनका झूठ पकड़ा जाता था, उनका झूठ जो है विल झूठा है वो साबित हो जाता, लेकिन उन्होंने क्रॉस नहीं किया और उनका केस 2023 में डिसमिस कर दिया। उससे पहले 2021 में दीपेश टंडल और महेश टंडल को, मतलब दीपेश टंडल और पारुल राम जी, रुखी मक्कन और कल्पना गोपाल, उनको प्रॉपर्टी बेच दी। जबकि हमारा जो बिल्डिंग है उसमें 2 प्लॉट पे एक बिल्डिंग खड़ा है। तो बिल्डिंग जब बिकता है तो बिल्डिंग बिकता है जमीन के साथ, लेकिन यहाँ पे 2 प्लॉट बिका है अलग अलग पार्टी को। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और दूसरा कि जो शीला केडी का केस 2023 में डिसमिस हुआ, उन्होंने 2021 में खरीदा ऐसा बताया। तो जब हमने एसडीएम में केस रहा, तब तो उनका जो वकील है ठाकुर पटेल, उसने बोला था मेरे क्लाइंट के ऊपर कोई केस नहीं है, जबकि उनका केस चल रहा था। 2021 में जब प्रॉपर्टी खरीदा दीपेश टंडल और महेश टंडल ने, तो उनका 2023 में तो इनका केस डिसमिस हुआ। तो कहने का मतलब कि ये हमको गुमराह करने की कोशिश किया, सीमा हंसराज ने इस गलत को सपोर्ट किया। और उसके बाद जवाहर देसाई ने भी फ्रॉड लोगों को सपोर्ट किया, फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पे केस लड़ा था वो, और मेरे सामने हार गया था। फिर जो सतीश मोड़ा से है, वो भी मेरे सामने था, प्रशांत शाह का वकील था। और सतीश मोड़ा से तो जो बहुत बड़ा दमन का वकील है, लेकिन वो 2012 में रमा सावंत वगुले जो जज थी, उनको लांच देने के जुर्म में पकड़ा गया था, और उनका केस 5 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में चला था। तो अभी उनको ये बता दें कि उनको क्लीन चिट मिला, तो उनको क्लीन चिट मिला तो रमा सावंत ओगुले को सजा होना चाहिए। दोनों एलएलबी डिग्रीधारी है, दोनों एलएलबी डिग्रीधारी, तो 5 साल तक केस चला कैसे? और अगर सतीश मोड़ासा को क्लीन चिट मिला तो रमा सावंत ओगुले को सजा होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और ये जो गलत हो रहा है, मतलब कि गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और गलत लोग उसको उसने इतना बड़ा रंगे हाथ पकड़ा, जज को लाइन देने के जो रंगे हाथ पकड़ा गया, तो फिर भी वो केस लड़ रहा है, मतलब कितना बड़ा गलत है। तो वो ऐसा हुआ था। और फिर उसमें जो जवाहर एसडीएम में फिर हमारा केस है, उसमें राहुल देवपुरा ने गलत किया। उसने ये जो आरोपी लोग को इनडायरेक्टली कब्जा दे ले दिया, और उसके वजह से हमारा बिल्डिंग का गटर लाइन चौकअप कर दिया, हमारा लाइट कट कर दिया, हमारा पीने का पानी को तकलीफ कर दिया, हमारा जो मोटर था, खुद हमने पैसा खर्च करके मोटर बिठाया था, वो पानी कट करा दिया। तो कहने का मतलब कि जब एसडीएम में केस चल रहा था, तो कलेक्टर होता है प्रजा का सपोर्ट करने वाला, तो गलत लोगों को सपोर्ट कैसे करता है, गलत को बढ़ावा कैसे कर सकता है? फिर बाद में जो एसडीएम जो मोहित मिश्रा थे, उन्होंने इनको बोला था, महेश और दीपेश टंडन के वकील के सामने बोला था आपको पजेशन दिखाने, इन लोग पजेशन दिखा नहीं पाया। तो मेरा कहना है कि जब इन्होंने बोल रहे कि हमने खरीदा है, हाईकोर्ट से उन्होंने हमको नोटिस भेजा था कि दीपेश टंडन और महेश टंडन ने प्रॉपर्टी खरीदा है, कुंदन पर इलीगल से रहता है, और म्यूनसिपालिटी ने उनको शौचालय तोड़ने का परमिशन दिया है। तो फिर साबित करने में कितना टाइम लगता है? मेरा एक ही सवाल है कि जब इन्होंने खरीदा, साबित करने में कितना टाइम लगता है? फिर बाद में जो हेयरिंग हुआ, उसमें ठाकुर पटेल ने खुद, एडवोकेट ठाकुर पटेल ने खुद बोला था, वो रिकॉर्डिंग भी है, जो एसडीएम राहुल देव बुरा के अंडर में जो हेयरिंग हुआ था, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है
ठाकुर पटेल ने बोला था कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी दीपेश रेड्डी ने खरीदा, ये आपको पता था? तो मैंने तभी बोला कि देखो इनका वकील ही बोला कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी दीपेश रेड्डी ने खरीदा है, तो इसी बात में केस खत्म हो गया। तो केस खत्म हो गया था, लेकिन समीर मोडेसा ने फिर एंट्री मारा और समीर मोडेसा चालाकी से सेशन कोर्ट में लेके गया। और समीर मोडेसा चालाकी कौन सी बताई कि सेक्शन 145 में 6 महीने से ज्यादा केस चलता नहीं। एक्चुअली सच बात ये है कि सेक्शन 145 में 6 महीने के अंदर रिजल्ट देना होता है। वो तो मोहित मिश्रा ने दे दिया था रिजल्ट, मोहित मिश्रा ने पूछ लिया था, लेकिन उन लोग साबित नहीं कर पाए। फिर समीर मोडेसा ने सेशन कोर्ट में लेके गया, क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था, उन लोग साबित नहीं कर पाए। समीर मोडेसा चालाकी से सेशन कोर्ट में लेके गया, तो वहां पे सेशन कोर्ट में भी वो ऑनर बता रहा अपने क्लाइंट को, मेरा क्लाइंट दीपेश रेड्डी ऑनर, तो मैंने बोला ऑनर मत बोलो, पहले साबित करो, सैलरीड बन गया तो साबित करो। तो सेशन कोर्ट में साबित नहीं कर पाया साबित नहीं कर पाया। और सेशन कोर्ट के जो जज थे यशवंत, अभी नाम मुझे पता नहीं, जो जज थे सेशन कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने क्या किया कि जजमेंट का टाइम आया तो चैम्बर में बैठ के जजमेंट दिया। तो चैम्बर में बैठ के जजमेंट देने का किसी जज को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब हमारी सुनवाई कोर्ट में हुआ तो हमारा जजमेंट कोर्ट में ही देना चाहिए, सबके सामने देना चाहिए। उन्होंने चैम्बर में बैठ के जजमेंट दिया, वो बहुत बड़ा गलत है। तो ये बताता है कि फ्रॉड को सपोर्ट किया जा रहा है। तो मेरा कहने मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ सभी सरकारी अधिकारियों से, खास करके ऊंची पद पे बैठने वाले आईएएस अधिकारी, आईपीएस या जज या जो भी है, उनको यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्याय नहीं कर सकते हो तो अन्याय मत करो, और न्याय नहीं कर सकते तो पद को छोड़ दो, अपना पद को खुद त्याग दो, और अपने आप को लाचार बताकर अपने माँ बाप और अपने दादा दादी और अपने परिवार को शर्मिंदा मत करो। क्योंकि मैं इस मुद्दे को बिग प्रॉपर्टी रीडर फ्रॉड कौभांड ऑफ दमन को नेशनल इशू और इंटरनेशनल इशू बना दूंगा। क्योंकि मुझे अगर गुमराह करने की कोशिश, मुझे अगर झूठा ठहराने की कोशिश करेंगे तो मैं इसको नेशनल मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा बना दूंगा। और मेरा यही कहना, सभी वगैरह से यही कहना है, अगर आपका पैसा है कि झूठ को सच साबित करने, आपका पैसा हो सकता है झूठ को सच साबित करने का, लेकिन आपका ये काम नहीं है कि सच को झूठा साबित करने का। आपको कमाओ, झूठ को सच साबित करो, लेकिन सच को झूठा साबित करने की कोशिश मत करो। यही मेरा कहना है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, लगातार जो जानकारी आप तक सालासर न्यूज के माध्यम से पहुंचाई जा रही है, संविधान का मजाक, न्याय प्रणाली का मजाक, शासन प्रशासन का मजाक और साथ ही साथ राजनीति का भी मजाक यहाँ पर बनते दिखाई दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा विषय जो आज के समय में एक छोटे से दमन से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सालों में आज तक किसी भी बड़े अधिकारी ने छू तक नहीं की। छोटी छोटी घटनाएं लगातार देश के अंदर होती रहती हैं, लेकिन किसी की नज़र या किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता, क्योंकि इस तरीके से जब घटनाएं समाज में घटती हैं और इस तरीके से जब किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक अंजाम उसका गलत होता है। साथ ही भारत देश के अंदर जमीन विवाद मामले में जमीन हड़पने को लेकर एक अलग ही सेक्शन बनाया गया है। अपराधी माना जाता है अगर कोई भी किसी जमीन के ऊपर कब्जा करता है, वो कोई भी व्यक्ति हो। आईपीएस की धारा 441 यानी कि 441 के तहत उसे आरोपी साबित किया जाता है और 447 के थ्रू उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये सारी कानून प्रणाली क्या सिर्फ कमजोर और असहाय लोगों के लिए बनाई जाती है? कई बार आपने देखा होगा कि समाज के अंदर बड़ा व्यक्ति या कोई राजनीतिक व्यक्ति रेप मर्डर जैसे केसों में भी बरी होकर बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरा, अभी जैसे 31 कल के दिन है, आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर पुलिस प्रशासन काफी चुस्त दिखाई दे रही होगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब ड्रिंक और ड्राइव में पकड़ा जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, जामीन करानी पड़ती है, या फिर जिसकी कोई जामीन कराने वाला नहीं होता उसको नौसारी जेल भेज दिया जाता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ों पर जब आप लोगों को एक आतंकी समझ लेते हैं या फिर आतंकी जैसा उनके साथ सलूक किया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना जो लगातार देश समाज के सामने जा रही है, सभी जो उच्च स्तर पर अधिकारी बैठे हुए उनके पास भी जा रहे, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसे क्या समझा जाए? जी
और ये करीब 1 साल पहले जो हमारे बिल्डिंग में जो नीचे दुकान वाला है, दुकान चलाते थे राजेश भाई टंडेल, उसको परेशान किया गया था कि उनके पास लाइसेंस नहीं करके। ये जो म्यूनसिपलिटी के सीईओ संजाम सिंह ने उनको बोला था आपके पास लाइसेंस नहीं है तो दुकान बंद कर दो। तो हमने बोला लाइसेंस नहीं है तो हम धंधा बंद कर देंगे, वहाँ पे धंधा नहीं कर, धंधे की एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो बोलते हैं नहीं ताला मारना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ताला कैसे मार दो, हमारे पास पावर है करके। तो हम लोग फिर कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर ने बोला कि अगर लाइसेंस नहीं तो ताला मार दो। तो हमने बोला कि सर कौन सा कहाँ पे ताला मारे, वो दुकान तो रजिस्टर ही नहीं करके। तो उनको लगा कि उन्होंने पूछा कौन सा दुकान, डीएमसी में कौन सा दुकान रजिस्टर नहीं, तो मतलब कि ओल्ड अशोक हॉस्पिटल। तो उन्होंने वो तुरंत संजम सिंह को फोन किया और बोला कि संजम सिंह मुझे पूछे बिना तुमने कदम कैसे उठा लिया, ये तो फर्जी विल के आधार पे चित्रा के नाम पे हुआ है। और ये हमारे सामने उनके चैम्बर में ही बात किया था। फिर उन्होंने तुरंत संजम सिंह को बुलाया, एसडीएम को बुलाया, एसडीएम राहुल बुराव को बुलाया, मामलेदार को बुलाया और फिर हमको बोला, हमको बाहर बैठने को बोला। हमने उनसे बात किया, फिर हमको बुलाया और बोला कि वो सर्वे नंबर बोलो। तो हमने सर्वे नंबर बोला तो सर्वे नंबर तो उनके वेबसाइट में 114 निकल में उनका दीपेश टंडल का नाम आया, उनकी वाइफ पारुल रामजी का नाम आया और कल्पना गोपाल रुखी मगन का नाम आया। तो आज से 1 साल पहले जब 114 नकल में नाम आ गया तो उन्होंने इंक्वायरी बिठाया होगा, लेकिन उन्होंने जो एक्शन लेना है वो लिया नहीं, सरकारी एसडीएम ने एक्शन लिया नहीं। और उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई उनके नाम पे हो गया है करके, ये भी तो बोलना चाहिए, क्योंकि ये बोलेंगे तो उनको आधार दिखाना पड़ेगा कौन से आधार पे नाम पे हुआ है करके। जब ये 114 नगर में नाम हो गया तो आ गया तो फिर उन्होंने आधार बताना चाहिए कौन से आधार पे हुआ है करके। जब सैलरी हुआ तो सैलरी साबित करना चाहिए, तो उन लोग साबित नहीं कर पाए ये। और ये जो इस तरह से साबित नहीं कर पाए। अभी जैसे एक चीज और सुनने में आई है, जो जमीन है वैभवनाथ सॉरी जो अशोक नरमानी डॉक्टर थे, उनका जो हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल को 21st सेंचुरी के जो वैभव नाथकर्णी उन्होंने शायद खरीदा है, ऐसी जानकारी मिली है। कितनी सच्चाई इसमें? नहीं, ये उन्होंने उधर 21st सेंचुरी वाले ने लिया ऐसा बता रहा है, लेकिन वो जो सज्जाम सिंह के थ्रू मुझे मालूम पड़ा कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी हो गया 2024 में। तो 2024 में हो गया तो हमने तो 2023 में केस कर दिया था। तो जब मैंने केस किया था सब रजिस्टर ऑफ दमन, सब रजिस्टर दमन में पे भी मैंने केस किया था। पारुल रामजी, रुखी मकन, कल्पना गोपाल, दीपेश टंडेल, इन चारों पे भी, और चित्राराज गोदवानी, जिस चित्राराज गोदवानी के नाम पे पूरी डॉक्टर अशोक दमन की प्रॉपर्टी विल के थ्रू हुई, उसके जरिए मैंने उसका चित्रा के नाम पे हुआ है, तो मैंने उसके ऊपर भी केस किया है। विल झूठा और सैलरी झूठा का मैंने केस किया 2023 में, 18 जुलाई 2023 में मैंने केस किया था। तो जब मैंने सब रजिस्ट्रार दमन ऑफिस में मैंने केस कर दिया तो उनका सैलरी बना कैसा, मुझे सीईओ संजय सिंह ने बताया कि 2024 में उनके नाम पे बिल्डिंग हो गया है करके, और हाउस नंबर ये बता रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब मैंने सब रजिस्ट्रार दमन के ऊपर जब केस कर दिया तो उनके नाम पे सैलरी बना कैसे, और दूसरे पीछे जो डॉक्टर साहब का बंगलों में रिपेयरिंग काम हो रहा है उसका भी सैलरी बना कैसा। ये बहुत बड़ा मतलब ये बता रहा है कि सरकारी अधिकारी फ्रॉड को सपोर्ट करे। इसलिए मैंने लिखा था कि दमन में हो रहा है सरकारी अधिकारियों द्वारा सच पर दमन। ये बात मैंने ये कंप्लेंट मैंने जब कोर्ट में कंप्लेंट कर दी तो जज ने वो पढ़ा और फिर उसके बाद समन्स भेजा है, और उन्हें समन्स में लिखा है कि समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करके। और ये मैटर उनके अभी समझ गए। अब अगली 15 तारीख को समझो दीपेश टंडले, पारुल रामजी, रुखी मकान, कल्पना गोबर का वकील उनको हाजिर नहीं करेगा, लेकिन सब रजिस्टर ऑफ दमन उनका जो वकील होगा सरकारी वकील वो तो मुझे क्रॉस करेगा, तो मैं सबको बुलाऊंगा, फिर चाहे वो कलेक्टर हो, सीईओ हो, दमन का सीईओ या फिर एसडीएम हो, सबको मैं बुलाऊंगा। आके तुमने जिससे सपोर्ट किया वो तो इधर आके बताओ और मुझे झूठा साबित कर दो। एक मजाक जैसा बना के रख दिया है कानून का, लेकिन कानून जब खुद मजाक बनने के लिए तैयार हो तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन अब शायद वो समय आ चुका है कि किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा। सालासर न्यूज़ हर उस अधिकारी के पास जाएगा जो भी इसमें मिले हुए हैं। आप चाहे नगर पालिका ले लो, चाहे मामलादार ले लो, कलेक्टर ले लो, एसपी ले लो, यहाँ तक कि जज, जो सर्वोच्च पद माना जाता है, कि इन सब से थककर व्यक्ति पहुंचता है कोर्ट, जहां पर जो न्यायाधीश जज होते हैं वो न्याय देते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये केस चल रहा है निरंतर, इसमें देखने को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई है कि कहीं ना कहीं सभी के सभी लाचार हैं।
और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कानून प्रणाली कुछ होती नहीं है अगर आपके पास पावर और पैसा है। इस बात की सच्चाई कहीं ना कहीं दमन का ये जो केस है ये साबित करता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये भी होगी देखने लायक कि आखिरकार देश का प्रथम नागरिक यानी कि देश का प्रथम राष्ट्रपति इस केस को किस तरीके से लेता है। देश में जहां तक भी ये मैसेज पहुंचता है, जहां तक भी ये वीडियो पहुंचते होंगे, आप सभी कमेंट करके ये जरूर बताएं क्या इस तरीके से जो घटना हिंदुस्तान के अंदर दमन के अंदर जो चल रही है क्या वो सही है। ना जाने कितने ऐसे मामले होंगे, अगर एक ये मामला है और इस तरीके से पूरा खुला हुआ है, साफ पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है कि वहां पर इस तरीके की धांधली चल रही है और सभी सरकारी अधिकारी मिले हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो 101% देश के अंदर न जाने कितने ऐसे केस दब चुके होंगे या फिर उस परिवार को दबा दिया गया होगा। हम हर उस अधिकारी के पास जाएंगे और जल्द से जल्द जाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज। जय हिंद।